संसद टीवी पर अक्सर हमने एक बहुत ही आम सा दृश्य देखा है। मतलब सदन चल रहा है, कुछ सांसद अपनी मेज थपथपा रहे हैं, कुछ अपनी जगह पर खड़े होकर जोर जोर से हाँ या ना चिल्ला रहे हैं। हाँ, और फिर टीवी स्क्रीन के नीचे वो एक पट्टी सी चल जाती है कि फलां बिल पास हो गया। बिल्कुल। तो बाहर से देखने पर ना किसी को भी ऐसा लग सकता है कि शायद कानून बनाना बस वोटिंग का एक बहुत ही सीधा सा खेल है। बस हाथ उठाया और रातों रात कानून बन गया। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। मतलब एक साधारण से आइडिया या कह लें एक ड्राफ्ट को इस देश का कानून बनने के लिए एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। सही बात है। और इसी वजह से आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही है। हम इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं, जिसे प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन या कानून बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। आज हम उसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, क्योंकि ये चक्रव्यूह इतना पेचीदा है कि इसमें कई लेयर्स हैं। हर कदम पर उस ड्राफ्ट को परखा जाता है, उस पर चुनौती दी जाती है और कई बार तो उसे लिटरली अनिश्चित काल के लिए रोक भी दिया जाता है ना? बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक काम समझना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, तो इस सफर में 3 रीडिंग्स, सदनों के बीच के टकराव मतलब जो डेडलॉक्स होते हैं, और राष्ट्रपति के वीटो पावर जैसे बहुत ही दिलचस्प मोड़ आते हैं। हमारा मकसद आज यही है कि जब भी आगे से कोई नया बिल संसद में आए ना, तो खबरों के पीछे की पूरी मशीनरी शीशे की तरह साफ नजर आए। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो इस सफर की शुरुआत हमेशा उस मूल दस्तावेज से होती है जिसे हम बिल या विधेयक कहते हैं। मतलब हर कानून अपने शुरुआती रूप में एक बिल ही होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर बिल का रुतबा संसद में एक जैसा नहीं होता। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अलग अलग इवेंट्स या वीआईपी लाउंज के लिए अलग अलग तरह के पास होते हैं ना, वैसे ही हर बिल के संसद में एंट्री के रूल्स थोड़े अलग हैं। अगर हम आज के सोर्स मटेरियल पर गौर करें तो मुख्य रूप से बिल्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। जी। सबसे पहले आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स यानी सामान्य विधेयक। फिर आते हैं मनी बिल्स या धन विधेयक, जिनका जिक्र संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। और तीसरी कैटेगरी फाइनेंशियल बिल्स की है, जो आर्टिकल 117 के दायरे में आते हैं। बिल्कुल। और आखिर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, मतलब वो ड्राफ्ट जो सीधे हमारे संविधान में ही कोई बदलाव करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी क्लासिफिकेशन है। मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस ड्राफ्ट को संसद के पटल पर आखिर रख कौन रहा है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर कोई मंत्री, जो मतलब सरकार का हिस्सा है, वो बिल पेश करता है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सांसद बिल पेश करे जो मंत्री नहीं है, भले ही उसी सत्ताधारी पार्टी का ही क्यों ना हो, तो उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। और अगर हम थोड़ा इतिहास पलट कर देखें तो आजादी के बाद से अब तक संसद में अनगिनत प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश हुए हैं। लेकिन पता है, उनमें से बमुश्किल 14 या 15 ही आज तक कानून बन पाए हैं। हाँ, वो तो है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि सरकार के बैकअप या समर्थन के बिना किसी बिल का पास होना लगभग नामुमकिन सा ही है। बिल्कुल। खैर, अगर हम वापस उन 4 मुख्य कैटेगरीज पर आएं, तो ऑर्डिनरी बिल्स का पास होना सबसे बेसिक होता है। मतलब कोई भी ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। पर मनी बिल्स के लिए एक स्पेशल वीआईपी पास की व्यवस्था की गई है। हाँ, और ये वीआईपी पास केवल और केवल लोकसभा के दरवाजे खोलता है। मतलब मनी बिल को आप राज्यसभा में पेश ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जनता द्वारा चुनकर आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल। तो जब बात जनता के पैसे की हो, कोई नया टैक्स लगाने की हो, या फिर जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से पैसा निकालने की हो, तो उस पर सीधा कंट्रोल केवल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। मतलब वही पुराना सिद्धांत, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली। आखिरकार जो पैसा जनता का है, उस पर फैसला भी उसी सदन का होना चाहिए जो सीधे जनता को जवाबदेह है। ये तो बहुत ही मजबूत तर्क है। तो अब मान लेते हैं कि कोई ऑर्डिनरी बिल अपने ब्लूप्रिंट के साथ किसी एक सदन में पेश हो गया, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उस बिल को एक ऐसी भट्टी से गुजरना होता है जिसे द 3 रीडिंग्स या 3 पठन कहा जाता है। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि ये कोई साधारण रीडिंग नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये वो परीक्षण है जहां बिल के हर एक शब्दगूत तौला जाता है। आर्टिकल 107 के तहत इस प्रोसेस को डिजाइन किया गया है। शुरुआत होती है फर्स्ट रीडिंग से,
जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है ना? हाँ, बस एक औपचारिक परिचय। जिस भी मेंबर या मंत्री को बिल लाना है वो सदन के पीठासीन अधिकारी से बस उसे पेश करने की परमिशन मांगता है। और अनुमति मिलते ही उस बिल को ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया जाता है। पर मैंने एक चीज नोट की है, इस फर्स्ट रीडिंग के दौरान सदन में कोई बहस नहीं होती। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर बाकी सांसदों ने उस बिल को गहराई से पढ़ा ही नहीं होता है। वो बस अभी सामने आया है। ये महज एक सूचना है कि भाई सदन के सामने एक नया टॉपिक विचार के लिए आ रहा है। असली परीक्षण तो इसके बाद शुरू होता है। मतलब सेकंड रीडिंग में? बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो सेकंड रीडिंग है ना, ये पूरी कानून बनाने की प्रक्रिया का सबसे क्रूशियल, सबसे लंबा और कह सकते हैं असली युद्ध का मैदान है। एकदम सही कह रही हैं आप। इस सेकंड रीडिंग को भी हम अच्छे से समझने के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है जनरल डिस्कशन या सामान्य चर्चा। यहाँ बिल के जो मूल सिद्धांत हैं और उसके पीछे की जो मंशा है उस पर बात होती है। और पता है, इसी स्टेज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी घट सकती है। क्या? सदन ये तय कर सकता है कि यार ये बिल टेक्निकली बहुत जटिल है और यहाँ इस शोर शराबे के बीच इस पर शांति से विचार नहीं हो सकता। ओह, तो तब इस बिल को सिलेक्ट कमेटी या दोनों सदनों की जो जॉइंट कमेटी होती है उसके पास भेज दिया जाता है। जी। ये हिस्सा मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मतलब कैमरे की नजरों से दूर बंद कमरों में काम होता है। हाँ, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के एकदम एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर उस बिल की एक एक बारीकी को समझते हैं। सच में कमेटी का ये काम वाकई हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। फिर कमेटी बिल में बदलाव के सुझाव देती है और अपनी रिपोर्ट वापस सदन को सौंप देती है। बिल्कुल। और रिपोर्ट आने के बाद सेकेंड रीडिंग का दूसरा और सबसे धारदार हिस्सा शुरू होता है, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। मतलब एक एक धारा पर चर्चा। हाँ, यहाँ बिल पे एक साथ बात नहीं होती। उसकी एक एक धारा, लिटरली एक एक लाइन को पढ़ा जाता है। और मुझे लगता है यही वो जगह है जहां कोई भी सांसद अपना संशोधन या अमेंडमेंट पेश कर सकता है। मतलब अगर कोई कहता है कि धारा 4 के दूसरे पैराग्राफ में और की जगह या होना चाहिए, तो उस पर भी बहस होती है। बिल्कुल होती है। और फिर सदन में मौजूद सदस्य उस छोटे से बदलाव पर भी वोट करते हैं। अगर मेजॉरिटी ने उस अमेंडमेंट को पास कर दिया तो वो हमेशा के लिए उस बिल का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। बाप रे, इतनी चीर-फाड़। तो इस पूरी प्रोसेस के बाद बिल पहुंचता है आखिरी स्टेज में, यानी थर्ड रीडिंग। हाँ, और थर्ड रीडिंग तक आते आते बिल का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से फिक्स हो चुका होता है। मतलब अब कोई नए बदलाव नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। इस स्टेज पर किसी नए अमेंडमेंट की कोई इजाजत नहीं होती। यहाँ केवल एक ही बात पर चर्चा होती है कि अब ये बिल जैसा भी बन पड़ा है, चाहे मूल रूप में या बदलावों के साथ, इसे पूरा का पूरा पास किया जाए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर सदन में मौजूद सदस्यों की सिंपल मेजॉरिटी इसके पक्ष में वोट कर दे तो वो बिल उस सदन से पास मान लिया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो अक्सर इस पूरी प्रोसेस को देखने वालों के मन में आता है, मैं भी सोच रही थी कि जब एक सदन ने इतनी मेहनत करी ली है, कमेटी बना ली, एक एक क्लॉज पर बहस कर ली और बिल पास कर दिया, तो फिर इसे दूसरे सदन में भेजकर दोबारा उन्हीं 3 रीडिंग से गुजारने का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या ये समय और पैसे की बर्बादी नहीं है? अगर लोकसभा ने कुछ तय कर ही लिया है, जो कि जनता की चुनी हुई बॉडी है, तो राज्यसभा की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब हमारे संसदीय लोकतंत्र के बायकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय प्रणाली के सबसे बेसिक सिद्धांत में छिपा है। अच्छा। देखिए, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हर 5 साल में चुनाव का सामना करते हैं। उन पर जनता के भावनाओं का, किसी तात्कालिक मुद्दे या पॉलिटिकल लहर का बहुत सीधा दबाव होता है। बात तो सही है। तो ऐसे में इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि कोई कानून बहुत जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे बना दिया जाए। ओह, तो राज्यसभा एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करती है। स्पीड ब्रेकर, या इसे एक रिवाइजिंग चेंबर या कूलिंग सॉसर कहना ज्यादा सटीक होगा। जब कोई ऐसा गर्मा-गर्म बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पहुंचता है तो वहां के सदस्य, जिन पर कल सुबह उठकर चुनाव जीतने का ऐसा कोई इमीडिएट प्रेशर नहीं होता, वो उस बिल पर ठंडे दिमाग से विचार कर सकते हैं। मतलब ये एक सेकंड ओपिनियन सुनिश्चित करता है ताकि कानून में कोई लूप होल न रह जाए। बिल्कुल।
पर यार इस दूसरी राय के चक्कर में टकराव भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास किया और राज्यसभा ने उसे सिरे से खारिजी कर दिया, या फिर राज्यसभा ने उसमें ऐसे बदलाव कर दिए जो लोकसभा को बिल्कुल मंजूर नहीं है, या सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो राज्यसभा बिल को लेकर बैठ जाए और 6 महीने तक कोई जवाब ही ना दे। इस स्थिति को लेजिस्लेटिव डेडलॉक कहते हैं ना। तब क्या होता है? बिल्कुल, इसे गतिरोध या डेडलॉक कहते हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं को इस गतिरोध का पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को एक बहुत ही विशेष शक्ति दी है। कौन सी शक्ति? जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति, जिसका जिक्र आर्टिकल 108 में किया गया है। ओके। जब दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर दरार इतनी गहरी हो जाए कि बस बातचीत से काम ना बने, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सभी सांसदों को एक ही जगह एक साथ बैठने का आदेश दे सकते हैं। वाओ, ये तो एक बहुत ही अद्भुत नजारा होता होगा जब लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद एक ही बड़े हॉल में एक साथ बैठते होंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक टेक्निकल पेंच नजर आ रहा है। वो क्या? आमतौर पर राज्यसभा को उपराष्ट्रपति प्रेसाइड करते हैं, है ना, और लोकसभा को स्पीकर। तो जब दोनों सदन एक साथ बैठे हों तो उस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। नियमों के मुताबिक ये जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर के कंधों पर होती है। अच्छा, स्पीकर के कंधों पर? ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ओ राइट। और जॉइंट सिटिंग एक लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है, इसलिए इसकी अध्यक्षता उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जो खुद संसद का चुना हुआ सदस्य हो। और चूंकि स्पीकर लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए वही इस बैठक का संचालन करते हैं। मेक सेंस। अब अगर हम इस जॉइंट सिटिंग में होने वाले फैसले की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ नंबर्स का बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में जो फैसला होता है वो दोनों सदनों के प्रेजेंट सदस्यों की सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अब अगर हम गणित देखें तो लोकसभा की ताकत लगभग 543 है और राज्यसभा की सिर्फ 245। दोनों को मिला दें तो भाई लोकसभा का पलड़ा तो हमेशा भारी रहेगा ना। एग्जैक्टली और यही कारण है कि जॉइंट सिटिंग में आम तौर पर आखिर में वही होता है जो लोकसभा चाहती है, या थोड़े सीधे शब्दों में कहें तो जो सरकार चाहती है। हाँ, और अगर हम इतिहास देखें तो आजादी के बाद से अब तक ये जॉइंट सिटिंग का ब्रह्मास्त्र सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ है जी। 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए, 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल के लिए, और 2002 में जो पोटा आया था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, उसके लिए। तो ये साबित करता है कि जॉइंट सिटिंग कोई रोजमर्रा की बात नहीं है, ये सचमुच एकदम आखिरी रास्ता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये जॉइंट सिटिंग का रास्ता सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स और कुछ फाइनेंशियल बिल्स के लिए ही खुला है। अच्छा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स और मनी बिल्स के मामले में कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों का अलग अलग राजी होना बहुत जरूरी है। और मनी बिल्स का क्या? अगर मनी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में ठन जाए तब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? अरे मनी बिल्स के मामले में डेडलॉक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जैसा हमने एकदम शुरुआत में बात की थी, वित्तीय मामलों में संविधान ने लोकसभा को अल्टीमेट पावर दी हुई है। आर्टिकल्स 109 और 110 के तहत मनी बिल्स का पूरा दबदबा लोकसभा के ही पास है। तो चलिए इस मनी बिल के सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने ये तो जान लिया कि मनी बिल केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद। जी। पर जब ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास पहुंचता है तो मतलब क्या होता है? राज्यसभा के हाथ बंधे होते हैं क्या? लगभग बंधे ही होते हैं। वो ना तो मनी बिल को खारिज कर सकते हैं और ना ही उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव या अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वो करते क्या है फिर? राज्यसभा केवल उस पर चर्चा कर सकती है और अपनी सिफारिशें लोकसभा को वापस भेज सकती है। और पता है, इसके लिए भी उनके पास महज 14 दिन का बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। सिर्फ 14 दिन? मतलब ये टाइम लिमिट क्यों रखी गई? इसके पीछे देश का शासन चलाने की व्यावहारिकता है। देखिए, मनी बिल्स अक्सर टैक्स और सरकारी खर्चों से जुड़े होते हैं। अगर राज्यसभा ऐसे बिल्स को महीनों तक रोक ले तो सरकार का कामकाज ही ठप पड़ जाएगा ना, देश का बजट रुक जाएगा। इसलिए संविधान ने यह पक्का किया कि वित्तीय मामलों में कोई भी सदन सरकार को पंगु न बना सके। वाओ! और अगर राज्यसभा उन 14 दिनों में कुछ सिफारिशें भेज भी दे तो लोकसभा उन्हें मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है ना? एकदम सही। लोकसभा चाहे तो सभी सिफारिशें मान ले या फिर सभी को सिरे से खारिज कर दे।
मतलब राज्यसभा लिटरली कुछ नहीं कर सकती। जी, अगर लोकसभा ने बात नहीं मानी तो बिल उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे भेजा था। और तो और, अगर राज्यसभा 14 दिन तक बिल वापस ही ना करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन पूरे होते ही बिल को ऑटोमेटिकली दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। ये तो सच में एक अभेद्य वीआईपी पास है। और इसी ताकत से जुड़ा एक और बहुत ही अहम नियम है। अब आप सोचिए, आखिर ये तय कौन करेगा कि कोई बिल साधारण बिल है या मनी बिल? हाँ, क्योंकि जैसे ही किसी बिल पर मनी बिल का ठप्पा लगता है, राज्यसभा की ताकत तो अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये तय करने का आखिरी और अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास है। सिर्फ स्पीकर के पास? हाँ, आर्टिकल 110 के तहत स्पीकर जब किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर देते हैं तो उनका वो सर्टिफिकेट एकदम फाइनल होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि स्पीकर के इस फैसले को ना तो संसद के किसी सदन में चुनौती दी जा सकती है, ना राष्ट्रपति के सामने, और ना ही देश के किसी कोर्ट में। ओह, ये तो बहुत बड़ी पावर है। मैंने सुना है कि इस प्रावधान पर कई बार लंबी कानूनी और पॉलिटिकल बहसें भी हुई हैं। मतलब जब भी कोई सरकार किसी महत्वपूर्ण बिल को मनी बिल के रूप में पेश करती है तो विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता ही है कि ऐसा राज्यसभा की स्क्रूटनी से बचने के लिए किया गया है। हाँ, आरोप लगते हैं, लेकिन संवैधानिक स्थिति यही है कि स्पीकर का फैसला ही अंतिम है। चलिए अब उस मंजिल की बात करते हैं जहां एक बिल मतलब दोनों सदनों की सहमति से या फिर मनी बिल के केस में राज्यसभा को बाईपास करते हुए आखिरकार पास हो गया है। पर अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि ये ड्राफ्ट अभी तक कानून नहीं बना है। इसे एक आखिरी और सबसे बड़े दरवाजे से गुजरना है, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी, या जिसे प्रेसिडेंशियल असेंट कहते हैं। जी, आर्टिकल 111 के तहत जब कोई बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं। ओके। अपने हस्ताक्षर कर दें, अपनी मंजूरी दे दें, और बस उसी क्षण वो बिल एक एक्ट या देश का कानून बन जाता है। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा है विथहोल्ड असेंट, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति बिल पर अपनी मंजूरी रोक लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बिल हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात है, भारत में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। वो हमेशा मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। बिल्कुल। एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल इतिहास में बहुत ही खास परिस्थितियों में हुआ है। आमतौर पर ये तब होता है जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल संसद से पास तो हो जाए, लेकिन सरकार उसे कानून नहीं बनने देना चाहती। हाँ, या फिर एक और दिलचस्प स्थिति तब बनती है जब संसद से बिल पास हो जाए लेकिन राष्ट्रपति के साइन करने से पहले ही कैबिनेट इस्तीफा दे दे। ओह, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। तब नई सरकार आकर राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि भाई पुरानी सरकार के उस बिल पर हस्ताक्षर ना किए जाएं। हाँ, मुझे याद आ रहा है। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण 1954 में देखने को मिला था। पेप्सू वाला? हाँ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पर अपना एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस राज्य में तब तक राष्ट्रपति शासन हट चुका था। बिल्कुल सही। अब आते हैं तीसरे विकल्प पर, जिसे रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन या सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति बिल को पूरी तरह खारिज नहीं करते, बल्कि एक संदेश के साथ उसे संसद को वापस भेज देते हैं कि भाई आप इसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करें। लेकिन इस वीटो में एक बहुत बड़ा कैच है। हाँ। अगर राष्ट्रपति ने बिल वापस भेजा और संसद ने उस पर विचार किया, अब मान लीजिए संसद ने राष्ट्रपति की बात मान ली और बदलाव कर दिए, या फिर ये तय किया कि नहीं, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे और बिल को हूबहू वैसा ही दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ठीक है, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति के हाथ बंध जाते हैं। संविधान उन्हें बाध्य करता है कि दूसरी बार भेजे गए बिल पर उन्हें अपनी मंजूरी देनी ही होगी, वो उसे दोबारा वापस नहीं भेज सकते। ओह, इसीलिए इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये बिल की यात्रा को कुछ समय के लिए सस्पेंड तो कर सकता है, उसे रोक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। यहाँ मुझे लगता है 2 और बहुत जरूरी नियम याद रखने वाले हैं। हाँ। पहला, राष्ट्रपति मनी बिल्स को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। बिल्कुल, क्योंकि मनी बिल तो उन्हीं की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया गया था ना। सही बात है। और दूसरा, 24वें संविधान संशोधन के बाद से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उनके पास आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। उनके पास ऐसे बिल्स को रोकने या वापस भेजने का कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन इन सब के अलावा एक चौथी और अघोषित शक्ति भी है। अघोषित शक्ति? हाँ, जिसका जिक्र संविधान में सीधे तौर पर एक वीटो की तरह नहीं किया गया है, लेकिन वो काम वीटो का ही करती है। वो है पॉकेट वीटो। हाँ, इसका तो नाम ही सब कुछ बयां कर देता है। मतलब जैसे राष्ट्रपति ने बिल को अपनी जेब में रख लिया और भूल गए हो। लिटरली यही होता है। दरअसल भारत के संविधान में ऐसा कोई समय सीमा तय नहीं है कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कितने दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना ही है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर फैसला लेना होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा बिल आए जिससे राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पर असहमत हो, लेकिन कैबिनेट की सलाह के कारण वो उसे रिजेक्ट ना कर पा रहे हों, तो वो बस उस बिल को अनिश्चित काल के लिए अपने टेबल पर पड़ा छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। वो ना हाँ कहेंगे, ना कहेंगे और ना ही उसे वापस भेजेंगे। वाह! और भारतीय राजनीति के इतिहास में ज्ञानी ज़ैल सिंह जी का नाम इस पॉकेट वीटो के लिए हमेशा याद किया जाता है। हाँ, 1986 वाला मामला। जी, जब इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल संसद से पास होकर उनके पास आया था, इस बिल को लेकर उस वक्त प्रेस की आज़ादी पर खतरे की बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया और बिल बस अनिश्चित काल के लिए लटक गया। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे चक्रव्यूह को समेटें, एक साधारण सा ड्राफ्ट, एक आइडिया सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग की औपचारिक शांति से गुजरता है, फिर वो प्रवेश करता है सेकंड रीडिंग के शोरगुल, बहस, कमेटी की माइक्रोस्कोपिक जांच और क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग में। इसके बाद थर्ड रीडिंग में उस सदन की आखिरी मुहर लगती है। हाँ, और फिर यही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है, जो कि एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। और अगर टकराव हुआ तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, और अगर वो बिल मनी बिल हुआ तो राज्यसभा की ताकत को बस 14 दिन की मियाद में समेटकर बाईपास कर दिया जाता है। और इन सारे कड़े इम्तिहानों से गुजरने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस स्याही को देश का कानून बना देते हैं। सच में ये पूरी यात्रा ये साबित करती है कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र उस प्रोसेस का नाम है जहां हर एक नियम, हर एक शब्द जिसे हम पर लागू किया जाना है, वो आखिरी हद तक बहस और जांच की भट्टी से तप कर निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरे गहन विश्लेषण के आखिर में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पीकर की उस असीमित ताकत की बात की, जहां वो तय करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है। और हमने ये भी देखा कि मनी बिल कैसे राज्यसभा के पूरे चेक एंड बैलेंस सिस्टम को एकदम बेअसर कर देता है। हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि आधार एक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों को मनी बिल के रूप में पेश किया गया, जिस पर भारी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। जी बिल्कुल हुआ था। तो अगर कोई सोचे, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने मनी बिल का ये वीआईपी पास सिर्फ बजट और टैक्स को तेजी से पास करवाने के लिए बनाया था, या फिर ये एक ऐसा लूपहोल है जिसका इस्तेमाल कोई भी ऐसी सरकार कर सकती है जिसके पास लोकसभा में भारी बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में नंबर्स ना हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। की मजबूती है या एक ऐसा दरवाजा जहां से बिना राज्यसभा की स्क्रूटनी के कोई भी विवादित बिल पास कराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। तो जब भी आगे से खबरों में आए कि कोई नया बिल पास हो गया है, तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि पास हुआ या नहीं, ये देखिएगा कि वो किस रास्ते से गुजरा। वो एक लेजिस्लेटिव मेज है जहां हर मोड़ पर कोई नया नियम, कोई नया वीटो या कोई नया चेक एंड बैलेंस खड़ा है। हाँ, इस सफर को समझने के बाद कानून सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं लगते, बल्कि एक जिंदा डिबेट लगने लगते हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग।